नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां पैगंबर विवाद में बीजेपी की प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद हैं। वे अब केवल नुपुर को ही नहीं बल्कि जजों को मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। काशी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे का फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को भी पत्र भेजकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस ने जज की सुरक्षा कड़ी कर दी है। काशी के सिविल जज रवि कुमार को दिवाकर को मंगलवार को रजिस्टर्ड मेल के जरिए दरअसल ये धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र के साथ कई कागज भी जज को भेजे गए थे, जिसके बाद उन्होंने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर इस बारे में जानकारी दी है। और इस पर खास जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता राम सुंदर जुगे जी। राम सुंदर, जिस तरीके से अब तक नुपुर शर्मा को धमकी दी गई थी, लेकिन अब ज्ञानवापी का फैसला सुनाने वाले जज को भी धमकाया जा रहा है, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, इस्लामिक आगाज मूवमेंट करके कोई संगठन है जिसने रजिस्टर्ड डाक से रवि दिवाकर साहब को ये पत्र भेजा था कि आपको जो फैसला सुनाया उसके लेकर आपको और आपके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। ये मामला 2 दिन पहले का था, लेकिन चूंकि रवि दिवाकर साहब को मिली चिट्ठी, जब उन्होंने जिला जज के माध्यम से अपर मुख्य सचिव गृह और सारे उच्चाधिकारियों को भेजी, उसके बाद ये मामला सार्वजनिक रूप से सामने आ पाया। आपको बता दें, रवि दिवाकर साहब वही जज है जिन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए एक सिविल की सामान्य प्रक्रिया होती है। किसी भी घटना को, किसी भी मुकदमे में वाद जब दाखिल होता है तो उसकी सत्यता जानने के लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि उसको एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से इस बारे में जानकारी प्राप्त करे कि वह मौके की वास्तविक स्थिति क्या है जी। तो उन्होंने सर्वे का जब आदेश दिया था, तो जो विपक्षी अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसने बेहद आपत्ति की थी। उस पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 12 मई को जो आदेश किया था, उसमें भी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार यानी मेरी जब पत्नी घर से बाहर जाती है तो बार बार मुझे चिंता सताती है और माँ मुझे बार बार फोन करके मेरे जीवन के बारे में चिंता करती है और पूछती रहती है। तो अब जिस तरीके से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, राम सुंदर, पुलिस का क्या कुछ कहना है? राम सुंदर जी, पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस ने जो जजेस आवास है और जो खासकर रवि दिवाकर साहब का जो बंगला है उसके चारों तरफ सुरक्षा के घेरेबंदी बढ़ा दी और वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। उसके अलावा जितनी भी सतर्कता बरती जा सकती है बरती, और इस मामले की पूरी तरह से जांच शुरू कर दी गई कि ये पत्र कहाँ से आया और कौन भेजा, कैसे किया, क्या किया, सब मतलब जो भी पुलिस है अपनी जांच को दायरा बढ़ा दिए। रवि दिवाकर साहब ने पहले से भी अपनी चिंता इस बारे में जाहिर की थी कि कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर खतरे हैं। इसी तरह का जब कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को लेकर जब उन्होंने शुरू किया था, तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी काफी अपने आप को क्या था, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जो शुरू में पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे 12/5 को, बाद में फिर उनको आपत्ति करने के बाद उनको उनकी जगह एक विशेष और एक सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद जाके लंबी प्रक्रिया होने के बाद काफी ऑब्जेक्शन किया गया। आपत्ति के बाद जो है कोर्ट कमिश्नर बदले तो नहीं गए, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि उनके जगह 2 अतिरिक्त जो है और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया राम सुंदर तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि नुपुर शर्मा को, हालांकि उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, और अब ज्ञानवापी मामले में जज को धमकी भरा पत्र मिला है। हालांकि इस पूरे मामले की जो पुलिस है वो गंभीरता से जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। यूपी के 21 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इसमें 9 जिलों के जिला अधिकारी भी शामिल हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, बलिया, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद के डीएम बदले गए हैं। वहीं कानपुर में हुई हिंसा के बाद नेहा शर्मा को भी हटा दिया गया है। उनको स्थायी निकाय का निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह विशाख जी को कानपुर नगर का नया डीएम बनाया गया है। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश उद्योग विभाग भेज दिए गए हैं। वहीं सूर्यपाल गंगवार लखनऊ का नया जिलाधिकारी बनाए गए हैं। में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। इक्कीस आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इसमें कानपुर के डीएम भी हटाए गए हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, कई तबादले किए गए हैं। कानपुर के डीएम को भी हटाया गया है। जो ताज़ा हालात कानपुर के बने हुए थे, क्या इनको देखकर ये सख्त कार्रवाई की गई है? लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ आईएसओ के ट्रांसफर नहीं हुए, पीपीएस भी ट्रांसफर हुए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो योगी 2.0 सरकार काम कर रही है, वह अपनी छवि को सही करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कानपुर में हिंसा भड़की थी और वहां पर नेहा शर्मा डीएम थी, उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया। उनके लिए डॉक्टर विशाख को बैठाया गया आईएएस में और 2009 बैच के। तो सबसे अहम महत्वपूर्ण बात कि लखनऊ के डीएम वहां भी चेंज कर दिए गए। सूर्यपाल गंगवार को 9000 बैच के उनको बैठा दिया गया है आईएएस में। और इस सबसे विशेष बात ये बताई जा रही है कि वहां की कार्यशैली और प्रशासन का जो रवैया था, उसको देखकर ही कानपुर में डीएम बदले गए। हालांकि 9 जिलों के डीएम जो बदले गए हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर ही बदलाव किया गया है। चाहे वह अलीगढ़ की बात कर ली जाए, वहां पर भी इंद्र विक्रम सिंह को बैठाया गया है। तो सिर्फ कार्यशैली को लेकर गोरखपुर की बात कर ली जाए, कृष्णा कमलेश को बैठाया गया है। विजय किरण आनंद जी को डीजी शिक्षा बने हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि यूपी में 21 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, तो 69 पीपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं रात में। और इसके अलावा और भी तबादले होने की बात कही जा रही है। जिन जिन जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं या उनके मंत्री जा रहे हैं, वहां पर किसी तरह की कोई खामियां अगर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर इसकी गाज गिर रही है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शासन का 2.0 का जो कार्यशैली है, वो प्रशासन को देखते हुए तो साफ तौर पर ये माना जाए कि ये अन्य अधिकारियों के लिए कड़ी चेतावनी है कि अगर आप शिथिलता से काम करेंगे, अगर आपके कामों में एक्टिवनेस नहीं दिखाई पड़ेगी, तमाम शिकायतें कार्यशैली को लेकर आएंगी, तो इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी है अन्य अधिकारियों के लिए साफ साफ। बिल्कुल लता जी, जिस तरह से जो हिंसा हुई थी कानपुर में, तो काफी इसको निराशाजनक बताया जा रहा है कि 70 किलोमीटर पर राष्ट्रपति मौजूद थे, राज्यपाल थे, प्रधानमंत्री थे और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। उसके बावजूद कोई पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा का इंतजाम इस तरह से नहीं किया गया है, जबकि उसको देखते हुए काफी खफा नजर आ रहे थे और उसको देखते ही यह कार्रवाई करी गई। वहीं अगर लखनऊ की बात कर ली जाए, तो लखनऊ में भी आए दिन कई ऐसी चीजें सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए अभिषेक प्रकाश को उद्योग विभाग का कार्यभार दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लखनऊ में अब जो गंगवार जी को बैठाया गया है, तो ये इनकी कार्यशैली को देखते हुए बैठाया गया है, क्योंकि सूर्यपाल गंगवार 2009 बैच के आईएएस हैं और इनकी कार्यशैली काफी अच्छी बताई जाती है। तो इसको देखते हुए ये चीजें बदली गई हैं। और जिन जिन जिलों में डीएम जो बदले गए 9 जिलों में, तो कहीं ना कहीं उन डीएमओ को अब वो जिम्मा दिया जा रहा है जिसके वो हकदार है, क्योंकि इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। और अब इसकी गाज कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी पीपीएस अफसरों के तबादले हुए, तो अभी ये कहा जा सकता है कि आईएएस पीसीएस भी अफसरों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि लगातार जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा उसमें देखा जा रहा है। क्योंकि अभी छोटे स्तर पर भी थाने बदले जाएंगे, थाने अफसर
बदले जा सकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी कार्यशैली देखी जा रही है। हो सकता है कुछ नया देखने को मिले, क्योंकि लगातार जो चीजें सामने आ रही योगी जो सरकार के, उसको देखते हुए काम करी जा रही। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि योगी 2.0 सरकार जो काम कर रही है वह सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहती है, जनता को दिखाने के लिए, इसीलिए वह उन अधिकारियों के ऊपर जरूर गाज गिर रही है जो अपने कार्यशैली में लचीला रवैया दिखा रहे हैं। वाकई बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से कानपुर में जो पिछले दिनों हिंसा हुई थी उसका असर इसे कहेंगे कि साफ तौर पर ये बड़ी कार्रवाई कानपुर के डीएम पर भी की गई है और साफ तौर पर कड़ी चेतावनी अन्य अधिकारियों के लिए भी है कि अगर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही, कोई ढिलाई बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वहां पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ा जाए। ये 2 दिवसीय आयोजन है जो कि 10 जून को समाप्त होगा। परिषद की स्थापना के 10 साल पूरा होने के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। इस एक्सपो की थीम बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की ओर रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर मंगलवार को वियतनाम पहुंचे और उनकी यात्रा क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग में सामंजस्य को दर्शाती है। हवाई अड्डे पर वियतनाम में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजनाथ का स्वागत किया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ की वियतनाम यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ ही समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना है। रक्षा मंत्री अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गियांग के साथ गहन बातचीत करेंगे। इसके अलावा राजनाथ वियतनाम के राष्ट्रपति निगुयेन शुआन फुक और प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। सोनिया गांधी की ओर से नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय से समय मांगा गया है, क्योंकि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं। वहीं सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। बताया गया है कि सोनिया गांधी गत गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी और उनकी ताज़ा जांच रिपोर्ट नेगेटिव फिलहाल नहीं आई है।
भाजपा आगामी चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरना चाहती है और अब तक की समीक्षा में सामने आए प्रदेश के 1600 बूथ ऐसे हैं जिनमें पार्टी हमेशा पीछे रही है। इन कमजोर बूथों को अभेद बनाने के लिए भाजपा ने मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मंथन किया। इसके लिए सांसद व विधायकों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। मंगलवार को 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप जलाकर किया। वंदे मातरम के बाद बैठक शुरू हुई है। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का फोकस संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव ही रहा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने शूट्स को रैकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं। वहीं गिरफ्तार लोगों में से एक केकड़े ने शूटर्स को मूसेवाला की सारी जानकारी भी दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी केकड़ा के गिरफ्त में आने के बाद से मर्डर मिस्ट्री के कई रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। दरअसल पूछताछ के बाद अब तक की जांच में पुलिस को ये पता चला है कि गोल्डी बरार और सचिन थप्पन के इशारों पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। साथ ही साथ पूछताछ में ये भी सामने आया और ये पता चला कि पिछले काफी समय से मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने आज सीडीएस पद के लिए पात्र अधिकारियों के दायरे को विस्तृत करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब नौसेना और वायुसेना में सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या फिर उनके समकक्ष भी सीडीएस बन सकते हैं। ये दिशा निर्देश तीनों सेनाओं के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सक्रिय रैंक के अधिकारियों के लिए अपने सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख जैसे वरिष्ठ को सुपर सीड कर सीडीएस बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको बता दें कि नए बदलाव के बाद हाल ही में रिटायर्ड सेना प्रमुख और उप प्रमुख भी इस पद के लिए पात्र होंगे। हालांकि इसके लिए आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त से निधन उनका हो गया था, जिसके बाद नियमों में ये बदलाव सामने आए हैं। वहीं तीनों सेना प्रमुख 8 जून को दोपहर में नेशनल मीडिया सेंटर में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की महत्वपूर्ण नीति के बारे में होगी और ये हो सकता है कि तीनों सेना प्रमुख टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर ऐलान करें। इसके तहत 40 से 50 हजार जवानों की भर्तियां होंगी। गौरतलब है कि करीब 2-2.5 साल से फौज में जवानों की भर्ती कोरोना की वजह से नहीं हो रही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि आप मुझे धमका सकते हैं, मेरे सीने पर बंदूक रख सकते हैं और फिर भी मैं एकजुट बंगाल के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की दरअसल मांग की है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी कभी गोरखालैंड की मांग कर रही है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग कर रही है। मैं जरूरत पड़ने पर अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी विभाजित नहीं होने दूंगी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।